जय हिंद होमगार्ड साहब, बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में। अरे होमगार्ड तो बन के ही छोड़ूंगा यार, आप लोगों को होमगार्ड बना के ही छोड़ूंगा। आज से जो तैयारी स्टार्ट कर दिए हो, काफ़ी दिनों से आप लोग तैयारी अगर कर रहे हो, ये 30-30 क्वेश्चन की अगर सीरीज़ देख के जा रहे हो तो मान के चलो रोज़ आप लगभग 60-70 सवाल नए कर रहे हो। प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज़ है सिलेक्शन के लिए। अगर आप पढ़ के उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो भूल जाओगे। और ये 30 सवाल जो लाता हूँ मैं डेली डेली, ये आपका प्रैक्टिस करवाते हैं। तो सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि यहाँ पे डेली होमगार्ड से रिलेटेड वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। और आज हम लोग क्या करेंगे, इंडिया लेवल के टॉप 30 जीके क्वेश्चंस करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखो इस वीडियो का फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब 30 में से एक भी सवाल स्किप ना करो और साथ में कॉमेंट करते चलना। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु का उपयोग सबसे पहले पाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु का उपयोग सबसे पहले पाया गया था। ऑप्शन ए लोहा, बी तांबा, सी सोना, डी चांदी। बताओ जल्दी से आंसर कमेंट करो कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु का उपयोग सबसे पहले पाया गया था। तो वो पाया गया था तांबा का। किसका? तांबा का। तांबा का जो उपयोग है ये सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले पाया गया था। ओके, आएंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि गुप्त साम्राज्य की स्वर्ण मुद्रा किस नाम से प्रसिद्ध थी। गुप्त साम्राज्य की जो स्वर्ण मुद्रा है ये किस नाम से प्रसिद्ध थी। तो गुप्त साम्राज्य की जो स्वर्ण मुद्रा है, आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन दिनार नाम से प्रसिद्ध थी। किस नाम से? दिनार नाम से। जो आज कुवैती दिनार और सऊदी के दिनार चलते हैं ना, ये हमसे ही प्रेरित हैं। गुप्त साम्राज्य की जो स्वर्ण मुद्रा है वो दिनार नाम से प्रसिद्ध थी। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आएंगे थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि पाटलिपुत्र यानी कि पटना आज का किस दो नदियों के संगम पर बसा था। पटना जो है ना, इसका नाम पहले पाटलिपुत्र था और ये बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ था, दो नदियों के बीच में, मतलब दो नदियों के संगम पर बसा था ये पाटलिपुत्र। तो बताओ ये कौन सी दो नदियों के संगम पर बसा है। गंगा घाघरा, गंगा गंडक, गंगा सोन और डी है गंगा यमुना। बताओ कि ये जो पाटलिपुत्र है ये किस दो नदियों के संगम पर बसा है। देखो गंगा तो कन्फर्म है क्योंकि हर ऑप्शन में गंगा है। अब आप डिसाइड करो कि गंगा के साथ साथ और एक कौन सी नदी है जो पाटलिपुत्र उसके संगम पर बसा है। तो वो है गंगा और सोन। कौन सी? गंगा और सोन के संगम पर बसा है पाटलिपुत्र। अच्छे से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट सवाल है। आएंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर अपने। ये क्या कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। अरे वही जनरल डायर ने खुले में गोलियां चलवा दी थी 1919 में। ऐसे याद रखा करो कहानी की तरह, कुछ नहीं भूलोगे। जनरल डायर ने 1919 में, बैसाखी का त्यौहार था, जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा थे, ठीक है, तो वहाँ पे इसने खुलेआम गोलियां चलवा दी। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जनरल डायर था, ये भी याद रखना, पूछा जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर अपने। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि किस भारतीय राजा को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेपोलियन एक बहुत खतरनाक शासक था जो एक टाइम पे उसका मन था कि पूरी दुनिया कब्जा ले, ठीक है, मतलब अलेक्जेंडर टाइप का उसका मेंटेलिटी था कि पूरा दुनिया कब्जा लिया जाए। फ्रांस का था नेपोलियन। तो ऐसे ही भारत का किसे नेपोलियन कहा जाता है, भारत के किस राजा को नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी हर्षवर्धन और डी है पृथ्वीराज चौहान। बताओ तो नेपोलियन ऑफ इंडिया पता है किसको कहा जाता था। आप लोग, अधिकतर लोग करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि बिल्कुल गलत है भाई, समुद्रगुप्त को, ठीक है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था? नेपोलियन ऑफ इंडिया। अच्छे से याद रख लेना, समुद्रगुप्त को क्या बोलते हैं? नेपोलियन ऑफ इंडिया। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी और यूपी होमगार्ड, साथ में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी वगैरह जितना तैयारी आप करोगे सबका यहाँ पे रैपिड रिवीजन चलेगा। और साथ में शेयर करके बता दो अपने दोस्तों को भी, भाई 40,000 सीट से ज़्यादा है और एक ही सीट तो लेनी है, बाकी सीट दोस्तों को भी तो दिला दो ताकि पोस्टिंग साथ में हो। देखो दोस्तों, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दिया करो यार आप लोग, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियोस बनती हैं और जब आपके लाइक सब्सक्राइब आते हैं ना, तभी वो उत्साह आता है वीडियो बनाने का और तभी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की क्वालिटी मेंटेन हो पाती है। क्वेश्चन सिक्स हमारा क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। ये क्या कहता है कि अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं। अजंता एलोरा की गुफाएं जो हैं ये किस धर्म से संबंधित हैं। ऑप्शन ए जैन, बी बौद्ध, सी हिंदू और डी है शैव। अब यहाँ पे मैक्सिमम लोगों का आंसर हिंदू आएगा, जो कि गलत है। हिंदू धर्म से संबंधित नहीं है अजंता की गुफाएं। जो अजंता की गुफाएं हैं ना दोस्तों, वो बौद्ध धर्म से प्रेरित है। किससे? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से प्रेरित है अजंता की गुफाएं। हालांकि जो कैलाश मंदिर है अजंता एलोरा की गुफाओं में, वो हिंदू धर्म से संबंधित है, बट यहाँ पे अजंता की गुफाओं का अगर बात किया जाए तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म में भी तो मंदिर वगैरह होते थे, मोनेस्ट्रीज होती थी। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इसका आंसर तो मुझे लगता है हर कोई कर देगा कि यमुना नदी का उद्गम स्थान कौन सा है। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ऑप्शन ए यमुनोत्री, बी गंगोत्री, सी गोमुख, डी है केदारनाथ।
तो इसका आंसर तो हर कोई कर देगा कि यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है भाई, गंगा का गंगोत्री तो यमुना का यमुनोत्री, ऐसा याद कर लो। तो यमुनोत्री जो है ये यमुना नदी का उद्गम स्थल है। ओके, याद रखना अच्छे से, अभी आगे देखने को सवाल मिल सकता है, अच्छे से ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है कि किस स्वतंत्रता सेनानी को 1917 का चंपारण आंदोलन का नेतृत्व कहा जाता है, नेतृत्वकर्ता कहा जाता है। कि 1917 में चंपारण एक बिहार में जिला साइड है, मतलब जिला टाइप का पड़ता है, चंपारण में एक जगह है। चंपारण जो है ना ये बिहार में एक जगह है, हिमालय के आसपास वाले रीजन में, पहाड़ी क्षेत्र है थोड़ा। तो यहाँ पे एक सत्याग्रह हुआ था, एक आंदोलन हुआ था 1917 में। तो इसको पता है किसने किया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने ये नील खेती के विरुद्ध ये चंपारण का सत्याग्रह हुआ था, चंपारण का आंदोलन हुआ था। होता क्या था कि किसान थे, उनको मान लो अगर 1 बीघा ज़मीन पे खेती करने को दिया गया है तो उसमें से कुछ हिस्सा नील बोना पड़ता था, किराए के तौर पे वो नील अंग्रेज़ों को देना पड़ता था। लेकिन अंग्रेज़ों ने फिर उस नील को लेने से मना कर दिया और वो खेत भी किसानों को लीज देने से मना कर दिया। तो इस टाइप का कुछ बवाल था, मेनली तो नील की वजह से ही दिक्कत है। ओके, तो ये इसकी वजह से ही गांधी जो गए थे वहाँ पे आंदोलन करने गए थे। कोई राजकुमार शुक्ला नाम के एक आदमी थे जो गांधी को पीछे पड़ के लेके गए थे। लंबी कहानी है, यहाँ पे बहुत देर हो जाएगी, कभी आराम से फुर्सत में सुनाएंगे। अगर कहोगे तो हम डिटेल में भी लेक्चर्स लेंगे, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो डिटेल में भी लेक्चर लेंगे। भारत में लौह आयरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, मतलब सबसे बड़ा आयरन ओर का उत्पादक कौन सा, सबसे ज़्यादा लोहा कहाँ पे उत्पादन होता है, किस राज्य में? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी छत्तीसगढ़, सी झारखंड और डी है उड़ीसा। बताओ सबसे ज़्यादा लौह आयरक का उत्पादक राज्य कौन सा है भारत में? तो अगर देखा जाए सबसे बड़ा लौह उत्पादक आयरक राज्य तो वो है उड़ीसा। कौन सा? उड़ीसा। कुछ लोगों को झारखंड लग रहा होगा, बट झारखंड नहीं है, उड़ीसा सबसे परफेक्ट सवाल का आंसर है ये। इस परफेक्ट सवाल का परफेक्ट आंसर उड़ीसा है कि लौह आयरक का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है उड़ीसा। आएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसका आंसर भाई आप लोगों से चाहिए। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन है यमुनोत्री, बी गंगोत्री, सी गोमुख, डी केदारनाथ। इस क्वेश्चन का आंसर करो और साथ में बताओ कि 10 में से कितने सही हुए हैं और कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हो। जल्दी से कमेंट करो इसका आंसर और साथ में ये कमेंट करो कि कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हो। ओके भाई, पता ही है सी नहीं है और डी नहीं है। ए और बी में से आप बताओ कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। आप बता दोगे, मुझे पता है इसका आंसर, मैंने बताया भी है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 क्या कहता है कि थार मरुस्थल मुख्यतः किस राज्य में है? थार रेगिस्तान जो है, रेगिस्तान कहाँ पे है भाई? गुजरात नहीं, राजस्थान में है थार मरुस्थल। गुजरात में कच्छ का रण है, कच्छ का रण, लेकिन थार अगर मुख्यतः देखा जाए तो राजस्थान में है। ओके, थार मरुस्थल जो मुख्यतः है वो राजस्थान में है, याद रखना अच्छे से। आएंगे अब क्वेश्चन नंबर 12 पर अपने। आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर अपने। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दुनिया की नहीं, भारत की बात हो रही है। अगर दुनिया की पूछी जाए तो माउंट एवरेस्ट, ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। लेकिन अगर भारत का पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है तो वो है कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा जो है ये भारत का सबसे ऊंचा चोटी है, आपको याद रखना हिमालय में है। ओके, कंचनजंगा। नंदा देवी नहीं है, कामेट नहीं है, धौलागिरी नहीं है, ये सब कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अगर भारत का बात कर रहा है और ऑप्शन में माउंट एवरेस्ट भी है तो भी आप कंचनजंगा ही करोगे, लेकिन अगर दुनिया की बात हो रही है तो माउंट एवरेस्ट। ओके, अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन 13 क्या कहता है कि किस राज्य में ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें काली मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी केरल। राजस्थान में तो बलुई मिट्टी मिलेगी ना, थार मरुस्थल ज़्यादा है तो बलुई मिट्टी ज़्यादा मिलेगी, बालू वाली, रेत टाइप का। तो ये तो ऐसे ही कट गया। अब तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल में से बताओ आप लोग कि सबसे अधिक काली मिट्टी कहाँ मिलेगी? काली मिट्टी में क्या होता है? कपास, कॉटन, और कॉटन का जो मिल वगैरह है वो महाराष्ट्र साइड, अहमदाबाद साइड ज़्यादा है ना। अहमदाबाद को क्या बोला जाता है? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर बोला जाता है ना, कपड़ों का बहुत बड़ा उद्योग है अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में जो ये कपास वगैरह है ये महाराष्ट्र से जाता है, तो इसलिए ब्लैक सॉइल जो काली मिट्टी है ये सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है भारत के। ओके, ऐसा याद रखो अच्छे से। देखो जितना पढ़ते चल रहे हो उतना याद करते चलो, तभी मज़ा मिलेगा, तभी एग्ज़ाम टाइम में फोड़ पाओगे आप एग्ज़ाम को। भारत का कौन सा पठार है जिसको मिनरल स्टोर हाउस कहा जाता है? भारत का ऐसा कौन सा पठार है जिसको मिनरल स्टोर हाउस कहा जाता है? ऑप्शन है छोटा नागपुर पठार, बी दक्कन पठार, सी मालवा पठार और डी है कर्नाटक पठार। अब देखो दक्कन पठार बहुत बड़ा एरिया है, ओके, लेकिन अब यहाँ पे स्पेसिफिक दे दिया है ऑप्शन में कि छोटा नागपुर पठार, तो ये सही हो जाएगा। हालांकि ये सब दक्कन वाला रीजन में ही आता है, छोटा नागपुर वगैरह सब दक्कन, कर्नाटक वाले, मालवा वालवा, इन सब के अंदर ही आता है। लेकिन अब जैसे एक क्वेश्चन था हमने पहले किया था कि लखनऊ कि आम सबसे ज़्यादा किस ज़िले के फेमस हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन में लखनऊ भी था और ऑप्शन में मलिहाबाद भी था।
लेकिन अब स्पेसिफिक जब मलिहाबाद दे दिया है तो हमको लखनऊ के बजाय मलिहाबाद करना ज़्यादा सही है, क्योंकि उस ऑप्शन में। बट पता है ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा ना तो वो बोर्ड उसमें एक्स्ट्रा मार्क्स देगा, वो मतलब बोर्ड की गलती रहेगी, इसलिए मैंने वहाँ पे सही करने का तरीका बताया है। हालांकि उसमें अगर आप लखनऊ और मलिहाबाद दोनों में से कुछ भी करोगे ना तो ज़्यादा सही है, दोनों ही टेक्निकली सही है। बट ज़्यादा परफेक्ट अगर जिला देखें तो लखनऊ है, लखनऊ के अंदर मलिहाबाद है। बट अगर स्पेशली ऑप्शन दे दिया तो हो सकता है क्वेश्चन में जिले की जगह एरिया लिखना हो, किस क्षेत्र का आम सबसे मशहूर हो, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो उसमें मलिहाबाद इस हिसाब से ज़्यादा सही हो जाता। कुछ लोगों का क्वेश्चन था लास्ट वीडियो में, तो उसी की वजह से डिस्कस कर दिया। तो ऐसे ये जो छोटा नागपुर पठार है अब यहाँ पे स्पेशली दे दिया है, तो ये छोटा नागपुर पठार जो है ये मिनरल स्टोर हाउस कहा जाता है भारत का। ओके, अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो सबको पता है, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, है ना, लता मंगेशकर का गाना, मानो तो गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। ओके, तो ये गंगा नदी जो है ये सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन 16 पर आएंगे। ये क्या कहता है कि मैसूर, अरे वही टीपू सुल्तान वाला, मैसूर चित्रकला शैली किसके लिए प्रसिद्ध है? मैसूर वाला इलाका हैदर अली और टीपू सुल्तान का था। तो ये किसके लिए फेमस है? मैसूर चित्रकला जो है ये किसके लिए फेमस है? ऑप्शन है प्राकृतिक रंगों के लिए, बी स्वर्णपत्र तकनीक के लिए, सी ज्योतिमय आकृतियों के लिए, और डी है पशु चित्रण के लिए। बताओ 16 का आंसर करो जल्दी से कि ये जो मैसूर का चित्रकला शैली है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है स्वर्णपत्र तकनीक के लिए। किसके लिए? स्वर्णपत्र तकनीक के लिए फेमस है मैसूर चित्रकला। और मैसूर के जो हैदर अली और टीपू सुल्तान है, मतलब टीपू सुल्तान तो बेटा था हैदर अली का, इन्होंने कभी अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके, इतने बहादुर थे। मतलब अंग्रेज है ना भारतीय राजाओं को लेके जाते हैं इनको लड़ने के लिए, तो ये फ्रांसीसियों से मदद ले लेते हैं अंग्रेजों को हराने के लिए। तोप वगैरह, बंदूक वगैरह, बहुत मतलब माइंडेड आदमी थे ये लोग। क्वेश्चन 17 हमारा क्या कहता है कि कौन सा महाजनपद आधुनिक बिहार से संबंधित था? ऑप्शन है मथुरा, बी कौशाल, सी वज्जी और डी मगध। वैसे तो वज्जी और मगध दोनों ही बिहार से संबंधित हैं, ठीक है, मगध और वज्जी दोनों ही ये बिहार से संबंधित है, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मगध है। अगर यहाँ पे ऑप्शन दिया होता कि बी और सी दोनों, मतलब ऐसा दिया होता वज्जी और मगध दोनों, तो वो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है तो टेक्निकली हम लोग मगध कर रहे हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में रहेगा कि वज्जी और मगध दोनों, तो आप वो करोगे, वो ज़्यादा सही रहेगा उस कंडीशन में। ठीक है, हर कंडीशन का सोच के चलना चाहिए, कब क्या हो जाए एग्जाम में कुछ पता नहीं। क्वेश्चन 18 हमारा क्या कहता है कि पैलियोथिक काल यानी कि पत्थर वाला का सर्वाधिक गुफाएं किस राज्य में पाई जाती हैं? मतलब पैलियोथिक जो काल था, मतलब जिसमें पत्थर वगैरह से हमारे वो पूर्वज थे, मतलब जो पत्थर वगैरह से जानवर वगैरह मारते थे, पत्थर का हथियार बनाते थे, गुफाओं में चित्रकारी करते थे, तो ये पैलिस्तिक काल का जो सर्वाधिक गुफाएं हैं ये किस राज्य में हैं? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पे गुजरात आंध्र प्रदेश तो कोई नहीं करेगा, ये तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, मैक्सिमम लोग नहीं करेंगे। अब मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में पता है। अब कुछ लोग ऐसा दिमाग लगाएंगे कि यूपी होमगार्ड का पेपर दे रहे हैं तो अदर स्टेट का कैसे पूछेगा, तो कुछ लोग उत्तर प्रदेश तुक्का मार देंगे, जो कि पूरा गलत है, एमपी सही है इसका। ठीक है, एमपी सही है, हमेशा तुक्का काम नहीं करता है। पैलियोथिक काल की जो सर्वाधिक गुफाएं हैं ये मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर अपने। ये क्या कहता है हमारा कि कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये किस राज्य में स्थित है? अब आप मुझे बताओ ये कोणार्क का सूर्य मंदिर किस नोट के पीछे है? ऑप्शन है बिहार, बी उड़ीसा, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। किसी नोट के पीछे है भी कि नहीं पहले ये कमेंट करके बता देना। तो जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये उसी राज्य में मिलता है जहाँ पे लोहा का आयरक सबसे ज़्यादा है, यानी तमिलनाडु नहीं यार, गलत कर दिया, उड़ीसा में, उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ मिलता है? उड़ीसा में, तमिलनाडु नहीं है, गलत है, कर्नाटक भी नहीं, कर्नाटक में हम्पी वाला है। ओके, बिहार तो मगध वाला संपत्ति है, बोध गया वगैरह है बिहार में, उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर है, याद रखना अच्छे से। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। राष्ट्रीय जल मार्ग, जैसे हाईवे होता है ना वैसे ही समुद्र में भी, मतलब समुद्र क्या, नदी में भी जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं जैसे गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्रा हो गई, यमुना हो गई, तो इनमें जल मार्ग बनाया हुआ है, मतलब नेशनल वाटर हाईवे। ओके, नेशनल वाटर वेज बोला जाता है, हाईवे तो मतलब आम बोलचाल की भाषा है। ये किन नदियों पर आधारित है? मतलब राष्ट्रीय जल मार्ग जो है ये किन नदियों पर आधारित है? ऑप्शन है गंगा, बी गंगा भागीरथी हुगली, सी ब्रह्मपुत्रा और डी गोदावरी। तो जो नेशनल हाईवे मतलब नेशनल वाटरवे नंबर 1 है ये गंगा भागीरथी और हुगली इन पे संबंधित है। किस पे? गंगा भागीरथी और हुगली। अच्छे से याद कर लो। देखो ये सब एक एक नदी दी हुई है, लेकिन यहाँ पे 3 नदियाँ दी हुई हैं, तो हमेशा मतलब नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो ऑप्शन अलग दिख रहा होता है वही लगभग सही होता है, ऐसे याद रखो। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 21 पे।
21 हमारा क्या कहता है कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। अब ये आप लोग बताओगे भाई, आप लोग बताओगे, झांसी और मेरठ वालों में से बताओ कि कहाँ से शुरू हुआ था। दिल्ली पटना से नहीं हुआ है, हमारे यूपी से ही विद्रोह वगैरह शुरू हुआ है ये स्वतंत्रता संग्राम का। तो झांसी और मेरठ में से कोई एक आंसर है, जल्दी से कमेंट करो, मेरे बताने से पहले आप लोग कमेंट करो। तो मेरठ से हुआ था, मंगल पांडे जी ने शुरू किया था 1857 की क्रांति, मंगल पांडे ने। और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एक साथ लड़े थे, क्योंकि दोनों की ही धार्मिक भावनाओं को आहत किया था अंग्रेजों ने, सुअर की और गाय की चर्बी लगा करके कारतूस के ऊपर। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। ये क्या कहता है कि अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति का प्रथम प्रयोग कब हुआ। कब हुआ, ध्यान से देखना, कि फूट डालो और राज करो, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति का प्रथम प्रयोग कब हुआ। 1908 में, 1890 में, 1880 में या 1905 में। कमेंट करो फटाफट कि फूट डालो और राज करो का प्रथम प्रयोग कब हुआ। तो ये हुआ था 1905 में। ठीक है, 1905 में अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो का नीति का प्रथम प्रयोग किया था। अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कहता है कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ है। ऑप्शन ए कांडला, बी मुंबई, सी विशाखापट्टनम, डी कोची। तो अगर देखा जाए प्राकृतिक बंदरगाह और सबसे बड़ा, तो वो है हमारा मुंबई का। कौन सा, मुंबई का जो बंदरगाह है ये प्राकृतिक रूप से सबसे बड़ा बंदरगाह है। अच्छे से याद कर लो, मुंबई का बंदरगाह प्राकृतिक रूप से सबसे बड़ा बंदरगाह है। और इस वीडियो से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे भाई, अच्छे से देख लेना ध्यान से। मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं इस वीडियो में जो लाया हूँ। भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। चलो इसका आंसर कमेंट करो कि सबसे ज़्यादा वर्षा भारत में कहाँ होती है। ऑप्शन है ऊटी, बी चेरापूंजी, सी मसूरी, डी मासिन राम। बताओ जल्दी से कि सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। क्योंकि यहाँ पे मासिन राम दिया हुआ है तो मासिन राम सही है, अगर मासिन राम नहीं होता तो चेरापूंजी करते हैं। ओके, बट यहाँ पे जो मासिन राम है ये ज़्यादा सही है। मासिन राम अगर दिया है तो मासिन राम में सबसे अधिक वर्षा होती है भारत की। ओके, अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे अपने। ये क्या कहता है कि सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने कराया। अब सती प्रथा कुछ लोगों को नहीं पता होगा तो उनको बता दूं कि सती प्रथा में ऐसा होता था कि मान लो किसी औरत का पति मर जाए तो वो पति का सर जो है वो अपने मस्तक मतलब पति का जो सर है अपनी गोद में रख के चिता पे बैठ के वो औरत जिंदा ही जल जाती थी पति के साथ, तो इसको बोलते थे सती होना। ठीक है, तो ये जो प्रथा है ये बहुत काली प्रथा थी, मतलब एक तरीके से धब्बा थी हमारे समाज के ऊपर। तो इसको किसने बंद कराया, मतलब ये प्रथा जो थी ना असल में ये किसी पे थोप दिया गया ज़बरदस्ती, जबकि ये अपने ऊपर था कि आप पति के साथ सती होना चाहते हो कि नहीं, हमारे शास्त्रों में जबकि ऐसा था। बट कुछ लोगों ने, कुछ धार्मिक लोगों ने इसको थोप दिया कि नहीं होना ही चाहिए, अगर पति मर गया तो विधवा नहीं रहेगी समाज में, जबकि ऐसा नहीं था। आखिर राम जी की माता कौशल्या और तीनों माताएं तो थीं, कौशल्या और सुमित्रा और कैकेयी, तीनों तो जिंदा ही थी दशरथ जी के मरने के बाद भी, वो लोग तो सती नहीं की थी। तो इसका मतलब हमारे समाज ने ज़बरदस्ती थोपा है, जबकि हमारे शास्त्रों में ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ये इस प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने कराया भारत में, इस यही हमारा पूछा जा रहा है। तो हमारा यही क्वेश्चन है कि सती प्रथा का अंत जो है ये किस गवर्नर जनरल ने कराया है। तो वो कराया है लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा का अंत करवाया है। ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था, तो लॉर्ड विलियम बेटिंग। स्क्रीनशॉट ले लो, ये अच्छा सवाल है। सती प्रथा का अंत ये गवर्नर जनरल ने भारत में कराया, मतलब ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा था जो ज़बरदस्ती सती प्रथा करवा रहे थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय मार्ग किस वर्ष घोषित हुआ। भारत का राष्ट्रीय जलीय मार्ग किस वर्ष घोषित हुआ। 26 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। ऑप्शन ए 2014, बी 2016, सी 2018, डी 2020। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय मार्ग जो है ये 2016 में घोषित हुआ। कब हुआ, 2016 में। तो 26 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन है, इसको ध्यान से पढ़ लेना, अच्छा है ये क्वेश्चन। आएंगे क्वेश्चन नंबर 27 पे। ये क्या कहता है कि दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है। ऐसी कौन सी नदी है जिसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ऑप्शन है कृष्णा, बी गोदावरी, सी कावेरी, डी तुंगभद्रा। बताओ बताओ जल्दी से, दक्षिण की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, इसको छोड़ नहीं सकते आप लोग। दक्षिण की गंगा बोला जाता है, कावेरी को नहीं बोलते, तुंगभद्रा को नहीं बोलते, कृष्णा को नहीं बोलते, तो बचा क्या, जल्दी से कमेंट करो बचा क्या फिर। ऐसी कौन सी नदी है जिसको दक्षिण की गंगा बोलेंगे, गोदावरी को। किसको, गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 28 पे अपने। ये क्या कहता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय किस साम्राज्य के समय विकसित हुआ। तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है ये किस साम्राज्य के समय विकसित हुआ। ऑप्शन ए मौर्य, बी कुषाण, सी गांधार और डी गुप्त। बताओ, तो जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है ये कुषाण साम्राज्य के अंतर्गत ज़्यादा विकसित हुआ। कुषाण साम्राज्य के अंतर्गत जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है लगभग आज के
उधर अफगानिस्तान वाले रीजन के आसपास पड़ता था ये तक्षशिला विश्वविद्यालय। चाणक्य वगैरह यहीं के थे, गुरु चाणक्य यहीं तक्षशिला विश्वविद्यालय के ही गुरु थे। और ये गांधार जो है ना, गांधार, इसका नाम फिर बाद में खांधार पड़ा। ये खांधार हुआ मतलब अफगानिस्तान का ही नाम है, गंधार बोला जाता था इसको बहुत पहले, ठीक है। गंधार पहले बोलते थे, फिर खांधार हुआ, फिर अफगानिस्तान हुआ, समझ गए। तो ये कुषाण राज के टाइम पे तक्षशिला विश्वविद्यालय ज़्यादा विकसित हुआ। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 29। अरे वही गंधार जहाँ की गंधारी थी दुर्योधन की माँ, समझ गए। क्वेश्चन 29 क्या बोलता है कि भारत में सबसे बड़ा कृषि उत्पाद कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा कृषि उत्पाद कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 29 यही पूछ रहा है। ऑप्शन ए चावल, बी गेहूँ, सी मक्का, डी दालें। तो मक्का और दालें तो कोई नहीं करेगा क्योंकि पूरे भारत की बात हो रही है। तो पूरे भारत में अगर देखा जाए ना तो सबसे बड़ा जो कृषि उत्पाद है वो कौन सा है, यही पूछ रहे हैं। अब यूपी वाले लोग सोचेंगे गेहूं है, भाई गेहूं नहीं है, गेहूं सिर्फ यूपी के लेवल पे सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन अगर पूरे भारत के लेवल पर देखा जाए तो चावल सबसे ज़्यादा होता है, फिर सेकंड नंबर गेहूं का है। साउथ वाले और बंगाल वाले और आसाम वगैरह वाले चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं क्योंकि जो समुंदर से सटा हुआ इलाका है ना, वहाँ पे पानी की कमी नहीं है, बरसात बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे चावल मतलब खूब होता है। चावल मतलब वो लोग पराठा वराठा है ना, साउथ वाले बहुत कम खाते हैं, तमिलनाडु वगैरह के ये रोटी वगैरह बहुत कम खाते हैं, चावल हद से ज़्यादा है तो चावल ज़्यादा खाते हैं। अब तीसरा हमारा ये लास्ट सवाल है, 30 नंबर सवाल, गरम दल और नरम दल का विभाजन किस पार्टी